नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे उषा कविता जो कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। आधार भाग 2 कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी सीबीएसई पुस्तक में आपको यह मिलेगी। आज हम पढ़ेंगे कि कवि जो होता है उसके लिए ऐसा क्यों कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आमतौर पर उषा यानी भोर सभी लोग देखते हैं, लेकिन क्या उस पर सोचते हैं या सब के सब मूक दृष्टा बने रहते हैं? कुछ ऐसा ही कवि होता है जो मूक दृष्टा नहीं होता। वह सब कुछ देखता है और देखने के बाद उस पर सोचता है और फिर अपनी कविताओं के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है। तो आइए पढ़ते हैं उषा कविता, शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना। तो हम पढ़ रहे थे उषा कविता। तो उषा कविता के बारे में आइए और जानते हैं कि कवि क्या कहना चाहता है। उषा के बारे में आपको बता दूं कि उषा किसे कहते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो समय है उसे उषा काल कहा जाता है, यानी जब सूर्य का उदय नहीं हुआ है बल्कि वह उदय हो रहा है धीरे धीरे। रात समाप्त हो रही है और सुबह हो रही है। तो आइए चलते हैं आगे, उषा कविता के बारे में और जानते हैं। सबसे पहले हम कविता को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और फिर उसको समझेंगे कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यानी आप यहाँ 2 चित्र देख सकते हैं कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, शंख के समान प्रातःकाल का नभ है, आकाश है, और यहाँ शंख का चित्र दिया है, साथ में दृश्य भी दिया हुआ। दोनों को अगर हम मिलाएं तो लगभग एक जैसे दृश्य हैं कि जैसा नीला शंख होता है वैसा ही प्रातःकाल होती है भोर की। भोर का जो आकाश होता है वो प्रातःकाल का भोर का वह ऐसा ही होता है। फिर थोड़ा और बदलाव आता है, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा। यहाँ एक दृश्य और है जिसे आप देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि राख से लीप, जैसे गांव में चूल्हा जलता है ना, तो उसे राख से लीप दिया जाता है सुबह सुबह। वह स्वच्छता का प्रतीक होता है, यानी साफ सफाई के लिए वह किया जाता है। तो ठीक वैसा ही आकाश का रंग थोड़ा बदल जाता है और ऐसा लगता है जैसे थोड़ी सी नमी है। तो यहाँ इसका देखिए भावार्थ भी कि प्रातःकालीन आकाश का रंग शंख के समान गहरा नीला था। उसके बाद भोर हुई, भोर के समय नीला रंग थोड़ा मंद पड़ गया और वातावरण में नमी दिखाई पड़ने लग गई। ऐसा लगा मानो आकाश न हो बल्कि राख से लीपा हुआ, राख से लीपा हुआ गीला चौका हो। नमी के कारण गीलापन था और रंग राख सा गहरा। अगली पंक्तियां हैं, देखिए कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसी धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलती हो किसी ने। ऐसा लग रहा है जैसे, ये देखिए पहला दृश्य है कि स्लेट है और स्लेट का जैसा रंग बिल्कुल वैसा ही आगे आसमान का रंग है। फिर ऐसा लगता है कि उसके ऊपर किसी ने लाल रंग की चौक या खड़िया मल दी हो। पहले केसर धो दिया हो, फिर उस पर लाल रंग की खड़िया मल दी हो। तो दोनों दृश्य देखिए, तीसरा और चौथा। पहला रंग बदलता है सील जैसा, फिर उस पर लाल केसर डाल देने से ऐसा तीसरा जैसा दृश्य है वैसा रंग बदल जाता है। और फिर चौथा दृश्य आप देखें तो जैसे लगता है कि स्लेट पर किसी ने लाल रंग की खड़िया मल दी हो। यानी भोर के झुटपुटे में अंधेरे और सूरज की उगती हुई लालिमा का मिश्रण ऐसा लगता है मानो बहुत गहरी काली सिल थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो। अंधेरा काली सिल जैसा प्रतीत होता है और सूरज की लाली केसर के समान। वातावरण ऐसा जान पड़ता है मानो किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो।
अंधेरा काली स्लेट के समान दिखाई देता है और सूरज की लाली मिट्टी के समान, जैसे उस पर लाल खड़िया मल दी गई हो। अगली पंक्तियां हैं, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यानी जैसे नीले जल में कोई गौर वर्णा गोरी युवती, नवयुवती, कोई लड़की, कोई कन्या स्नान कर रही हो और उसके शरीर का जो रंग है नीले जल में मिलने पर जैसा रंग होता है, आसमान का रंग भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज उगता जाता है, उसके उगने से जो वातावरण का रंग परिवर्तित होता है और धीरे धीरे जो उषा का जादू जो लग रहा था पल पल बदलने वाला, वह दृश्य अब बदल रहा है। इसीलिए कवि कहता है कि जादू टूटता है उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यहाँ देखिए कवि कह रहा है, कवि का कहने का तात्पर्य कि भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूरज की श्वेत आभा यानी चमक दिखने लगती है, तो उस समय का सौंदर्य ऐसे प्रतीत होता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की देह झिलमिला रही हो। कुछ समय बाद जब सूरज उदित हो जाता है, उग जाता है, तब उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम छू मंतर हो जाता है। अर्थात यहाँ तब पूरा है, सूर्योदय हो जाता है और प्रकृति के रंग समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कविता का भावार्थ, और आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसको बार बार पढ़ें, बार बार सुने। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आगे हम इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार और हम इसके भावार्थ को रिपीट। देखिए उषा कविता का जो भावार्थ है, यहाँ हम एक बार फिर से उसे समझ लेते हैं कि उषा कविता में प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ है। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। बिंब आप लोग समझ रहे होंगे, आशा है पहले भी पढ़ा है आपने। बिंब यानी अगर किसी कविता की पंक्ति में ऐसा लग रहा है कि जो भी कहा जा रहा है उसे आप छू सकते हैं तो स्पर्श बिंब, सुन सकते हैं तो श्रव्य बिंब, देख सकते हैं तो दृश्य बिंब, और अगर कविता की गति पता चलती है उस वाक्य से, पंक्ति से, तो वहाँ पर गतिशील बिंब होता है। तो यहाँ देखिए पूरा बिंबों का प्रयोग किया है कवि ने। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा है। इसलिए वो सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है और हर कालिमा को चीरकर आने का एहसास कराती उषा। आइए थोड़ा सा शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में जान लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह मूलतः एक चित्रकार रहे हैं और यही वजह है कि उनकी कविता में चित्र प्रदर्शित होता है। कोई भी आप उनकी कविता उठा करके पढ़ें, उस कविता में आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई चित्र उकेरा गया हो, खींचा गया हो। और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन यापन किया। हरिवंश राय बच्चन जी के परम मित्र रहे। एमए की पढ़ाई छोड़ दी थी इन्होंने बीच में ही, और बच्चन जी ने जब इंतज़ाम करके इन्हें पुनः बुलाने का प्रयास किया, प्रवेश कराए, लेकिन बाद में फिर किसी परिस्थिति वश इन्होंने वह पढ़ाई अपनी छोड़ दी। लेकिन इनकी रचनाएं सदैव आकर्षित करती हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी चित्रकार ने, प्रकृति के चित्रकार ने चित्र को किसी आकाश के पन्ने पर उकेर दिया है। तो ऐसे रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह जी, और यही वजह है कि इनकी कविताओं में बिंब दिखाई देता है।
इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ था। यहाँ सन न पूरा कर लीजिए। प्रकाशित रचनाएं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन। सम्मान भी देखिए, साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है। निधन सन 1993 दिल्ली में इनका निधन हुआ था। तो इस प्रकार से आपने, आशा है आपको कविता अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, पुनः आपके लिए कुछ नया किया जाएगा। और इस प्रकार से धन्यवाद। प्रस्तुति गुलाबचंद जयसर, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय हरसिंहपुरा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार धन्यवाद।